जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने। तो जो मेरे भाई और बहन 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम टोटल इन्फॉर्मेशन लाए हैं आईएएस से संबंधित, जैसे कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलती है, सिलेबस क्या होना चाहिए, प्रमोशन क्या होता है, कार्य क्या क्या होता है और आवेदन फॉर्म कैसे फिल होता है। तो ये सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को एक बार लाइक कर दें, एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैं और इस तरह की वीडियो ला सकूं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करें कंटेंट्स की, तो ये इसका कंटेंट्स है, प्रारूप है कि आईएएस क्या होता है, आईएएस के लिए योग्यता क्या होती है, आईएएस कैसे बने स्टेप बाय स्टेप, आईएएस परीक्षा का फॉर्मेट क्या होता है, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है, आईएएस की सैलरी व सुविधा, आईएएस के कार्य व जिम्मेदारी क्या क्या होती है, आईएएस अधिकारी के पद कौन कौन से होते हैं, आईएएस की शक्ति व अधिकार क्या क्या है। तो ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। आईएएस भारत की सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद है। इस पद की गरिमा और शक्ति के आधार पर ही इसके चयन की परीक्षा भी उसी के अनुरूप तय की गई है, जिससे इस पद पर केवल योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। इस पद पर बहुत से अभ्यर्थी चयनित होना चाहते हैं, लेकिन पद तक केवल कर्मठ और अनुशासित व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। आप मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही आईएएस को ना देखें। भारत जैसे देश में सभी विभाग के प्रशासनिक मुखिया व सचिव ज़्यादातर वरिष्ठ आईएएस ही होते हैं। कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का सचिव, किसी राज्य का सचिव या किसी भी केंद्रीय मंत्रालय का सचिव आईएएस ही होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी रैंक आईएएस को ही दी गई है, इसलिए देश के किसी भी उच्च पद पर बैठने वाला अधिकारी निश्चित रूप से आईएएस को ही दिया जाता है। भारतीय सिविल सेवा में सेलेक्ट होना एक गौरव और गर्व की बात है। यह आपको नौकरी नहीं अपितु सही मायनों में देश की सेवा करने का मौका देता है। सिविल सेवा के जरिए 24 सर्विसों के लिए परीक्षा ली जाती है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस है। जैसे ग्रेड ए पद शामिल है। यह एक स्थायी कार्यपालिका का सदस्य है जिसका कोई इलेक्शन नहीं अपितु सिलेक्शन होता है। इसे ही नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। देश में विकास और संतुलन के लिए शासन और प्रशासन साथ मिलकर कार्य करते हैं। आज इसी विषय पर हम लंबी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, साथ ही अध्ययन के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही आईएएस की सैलरी कितनी होती है और योग्यता क्या है। इस विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईएएस क्या होता है। आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विस में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, जिसके लिए केवल जुझारू अभ्यर्थी का ही चयन किया जाता है। किसी भी उत्कृष्ट पद के लिए केवल आईएएस पद को ही वरीयता दी जाती है, वो चाहे केंद्र सरकार का सचिव हो या जिले का जिलाधिकारी। आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासन में सबसे उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जिले में चाहे सुरक्षा की बात हो या देश स्तर पर डिफेंस सचिव की, हमेशा इन पदों के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं आईएएस के लिए योग्यता। एज लिमिट। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 35 वर्ष,
व अन्य आरक्षित वर्ग SC या ST के लिए 37 वर्ष है। तो ये तो था हमारा एज क्राइटेरिया जो कि हमें IAS के लिए योग्यता प्रदान करता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा 32 वर्ष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है। इस परीक्षा को कितनी बार लिया जा सकता है, इस पर कुछ प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है, जो फिर से विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग हैं। IAS परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या सामान्य श्रेणी के लिए 32 वर्ष की आयु तक 6 अटैम्प्ट की होती है। IAS परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या OBC वर्ग के लिए 35 वर्ष की आयु तक 9 अटैम्प्ट या 9 प्रयास की होती है। यानी आप जो OBC वर्ग में आते हैं वो 35 वर्ष की आयु तक 9 अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा, IAS परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या SC या ST वर्ग के जो 37 वर्ष की आयु तक है वे अनलिमिटेड प्रयास या अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सामान्य वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को UPSC द्वारा निर्धारित 42 वर्ष तक 9 प्रयासों का लाभ मिलेगा। कितने प्रयासों का? 9 अटैम्प्ट्स, 9 प्रयासों। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया है तब भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि IAS के लिए आपको स्नातक या डिग्री होल्डर जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपने BA में की हो, BSc में की हो, BCom में की हो या और भी किसी संकाय में की हो। सिर्फ आपको डिग्री होल्डर या ग्रेजुएशन लेवल तक ही होना चाहिए। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस होता है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। अब बात करते हैं कि IAS कैसे बने। IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको निम्न चरणों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में पास करें। UPSC पोर्टल से IAS के आवेदन करें। परीक्षा का प्रथम चरण प्रीलिम्स पास करें। परीक्षा का द्वितीय चरण मेंस मुख्य परीक्षा पास करें। परीक्षा के दोनों चरणों के बाद इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त करें और इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आप LBSNNA अकेडमी में विस्तृत ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करना जरूरी है। IAS सिलेक्शन प्रोसेस या IAS बनने के लिए आपको IAS परीक्षा के चरणों के विषय में ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। नंबर 1, ग्रेजुएशन पास करें। यदि IAS बनना चाहते हैं तो आपको UPSC परीक्षा के लिए ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। आपका पहला पड़ाव अच्छे अंकों से अपने विषय अनुसार स्नातक परीक्षा पास करना है। ऐसा करने से आपको फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छे से पक्के हो जाएंगे और परीक्षा के लिए आपको ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा या कर पाएंगे। नंबर 2, IAS परीक्षा के लिए पैटर्न का आकलन करें कि क्या उसका पैटर्न है। ग्रेजुएट पास करने के बाद आपको IAS परीक्षा का कोर्स व सिलेबस समझने में बेहद ही आसानी होगी। आपको UPSC परीक्षा के लिए सिलेबस, प्रारूप व पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको परीक्षा का एक विस्तृत दृश्य मिलेगा जिससे आप परीक्षा का अध्ययन परीक्षा की ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। IAS परीक्षा का सिलेबस व प्रारूप इस आर्टिकल के अंत में दिया गया है। नंबर 3, UPSC परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। हर साल की तरह IAS परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी माह में शुरू होता है।
कब शुरू होता है? फरवरी माह में, जिसके लिए आप यूपीएससी ऑफिशियल पोर्टल upsc.government.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी जानकारी आधार कार्ड व अकादमिक डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी चरण में लापरवाही का सामना न करना पड़े। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद ही आसान है, व यदि आप कंप्यूटर व इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आप स्वयं ही इसे सरलता से आईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। नंबर 4, आईएएस का फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सामान्य अध्ययन व CSAT से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले चरण में पहुंचने के लिए आपको यूपीएससी परीक्षा का प्री चरण जरूर पास करना होगा। यह एक क्वालिफाइंग राउंड है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। तो प्रीलिम्स कैसा राउंड है? क्वालिफाइंग, और इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। नंबर 5, यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास करें। प्री परीक्षा के पास करने के बाद आपको बेहद ही महत्वपूर्ण मेंस परीक्षा देनी होती है। इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इस चरण के अंकों को मेरिट लिस्ट में गिना जाता है, वह आपका सिलेक्शन इसी चरण पर निर्भर करता है। नंबर 6, लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू पास करें। यदि आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों चरण बखूबी पास कर लिए हैं तो आपको अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। यह एक साक्षात्कार इंटरव्यू परीक्षा है। इसमें आपसे लिखित संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें आपकी सक्रियता, गंभीरता सहित अन्य पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा से प्राप्त अंकों की भी मेरिट लिस्ट में एडिशन किया जाता है, जोड़ा जाता है। नंबर 7, LBS NAA में ट्रेनिंग करें। यदि आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है तो आपको एक प्रभावशाली ऑफिसर बनाने के लिए आयोग द्वारा ट्रेनिंग LBS NAA में कैप में दी जाती है। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी कर आपको देश सेवा के लिए आपकी योग्यता अनुसार फील्ड स्तर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखते हैं आईएएस परीक्षा का फॉर्मेट, प्रारूप। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू, ये 3 इसके फॉर्मेट हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र इस प्रकार से होता है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 जो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये 200 अंकों का होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो CSAT का होता है, जिसको हम CSAT बोलते हैं, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये भी 200 अंकों का ही होता है। तो प्रीलिम्स में कितने पेपर? 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड। पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा CSAT। आईएएस मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं वह ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें कि 4 जो पेपर होते हैं वो सामान्य ज्ञान या जीके के होते हैं, जो कि 250 नंबर के होते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड एंड सामान्य अध्ययन फोर्थ। ये सभी 250 नंबर के होते हैं। फिर आता है वैकल्पिक विषय। 2 वैकल्पिक विषय होंगे, वैकल्पिक विषय फर्स्ट और वैकल्पिक विषय सेकंड। ये दोनों ही पेपर 250 नंबर के, टोटल 500 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय जो आप चूज करेंगे उसके होंगे। फिर 7वां पेपर जो आता है वो होता है निबंध लेखन। ये भी 250 नंबर का होता है, जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। फिर आता है 8वां अंग्रेजी
जो कि बिल्कुल कंपलसरी है सभी के लिए, और इसके जो है नंबर्स नहीं ऐड होते हैं। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है। फिर आता है 9th, भारतीय भाषा। अनिवार्य है ये भी। आप कोई भी भारतीय भाषा को चूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें, संविधान में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो आप उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को यहाँ पर रख सकते हैं। यह भी एक क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। अंग्रेजी भारतीय भाषा में प्राप्त किए गए अंकों को चयन की मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। यह सिर्फ क्वालिफिकेशन टाइप होता है। इस परीक्षा में कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं। यह सभी निबंधनात्मक होते हैं, मतलब डेस्क्रिप्टिव टाइप। प्रत्येक पेपर में आपको दिए गए टॉपिक को सही ढंग से समझाते हुए लिखना होता है। आईएएस इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा के बाद आयोग के द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है, वह साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। जो साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है वो 275 अंकों का होता है, और ये भी आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें ऐड होते हैं। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है? यूपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किस पद पर होगा निर्धारण किया जाता है। मेरिट लिस्ट में अव्वल अभ्यर्थियों को आईएएस रैंक दिया जाता है। बाकी सभी को अन्य पदों का वितरण उनकी सूची में स्थान के आधार पर किया जाता है। जिसके बाद ट्रेनिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को लबसना भेजा जाता है। लबसना देहरादून में, देहरादून मसूरी में, जहाँ से उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग कैंपस में ही दी जाती है। वह उसके बाद एमए की डिग्री पब्लिक प्रशासन में नवाजी जाती है। आईएएस की सैलरी व सुविधा। एक आईएएस को लगभग 56,100 से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह का वेतन प्रदान किया जाता है। आवास भी मिलता है। एक आईएएस को तैनाती के साथ जिले या राज्य में जहां पर पोस्टिंग होती है वहां के रेस्ट्रिक्शन क्षेत्र में डुप्लेक्स बंगला प्रदान किया जाता है। जिला या आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर भी उसे यह लाभ दिया जाता है। परिवहन की बात करें, एक आईएएस के अधिकारी को आने जाने के लिए कम से कम 1 एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित प्रदान किए जाते हैं। वाहन का ईंधन एवं रख रखाव सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अब बात करते हैं आईएएस के कार्य व जिम्मेदारी। आईएएस ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आईएएस के रूप में राजस्व से संबंधित कार्य करने होते हैं, जैसे राजस्व का संग्रह इत्यादि। राजस्व मतलब टैक्स। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना होता है। एक आईएएस को मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ या जिला विकास आयुक्त के रूप में कार्य करना होता है। जिले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना होता है। नीतियों की निगरानी के लिए औचक निरीक्षण करने के लिए यात्रा करना इत्यादि। वित्तीय मामलों को मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक निधियों में व्यय करने की जांच करना। सरकार की नीति बनाने में संयुक्त सचिव उप सचिव के रूप में सलाह देना और नीतियों को अंतिम आकार देना। सरकार के दैनिक मामलों को संभालने का उत्तरदायित्व निभाना। तो ये सभी जो है एक आईएएस के कार्य थे। अब देखते हैं आईएएस अधिकारी के पद क्या क्या होते हैं। एसडीओ या एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी, ये सभी आईएएस के पोस्ट होती है। जिला मजिस्ट्रेट भी आईएएस के बाद बनते हैं। जिला कलेक्ट्रेट भी आईएएस के बाद बनते हैं। डिप्टी कमिश्नर भी आईएएस को कंप्लीट करने के बाद बनते हैं। विभागीय आयुक्त, ये भी। सदस्य बोर्ड ऑफ राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये सभी जो है
आईएएस अधिकारी के पद होते हैं जो कि उन्हें समय समय पर प्रमोट करके दिए जाते हैं। आईएएस की शक्ति व अधिकार। आईएएस अधिकारी एक जिले या विभाग का प्रमुख होता है। विभाग में होने वाले प्रत्येक कार्य के लिए वह उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है। यदि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो वह कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करता है। वह कर्मचारियों को निलंबित कर सकता है और यदि कोई कर्मचारी कानून के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है और शासन से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। आईएएस के निलंबन की शक्ति केवल राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट के पास है। अन्य कोई भी शासनिक द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता। एक बार इंदिरा गांधी जी ने अजीत जोगी से कहा था कि देश में पावर सिर्फ जिले में डीएम, राज्य में सीएम और केंद्र में पीएम के ही पास होती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पूरी देखने के बाद आपको इस आईएएस की जो पोस्ट है उससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल। थैंक यू सो मच।